आजकल भारत की राजनीति में एक नाम खूब सुनने में आ रहा है, जेफरी एप्स्टीन। हाल ही में कुछ फाइल्स सामने आई हैं जिन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी आखिर है क्या। सोचिए, एक तरफ हैं अमेरिका की कुख्यात एप्स्टीन फाइल्स और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री। एक सनसनीखेज दावे ने इन दोनों को जोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे में वाकई कोई दम है? आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन को जानना जरूरी है। एप्स्टीन अमेरिका का एक ऐसा आदमी था जिस पर यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे संगीन इल्जाम लगे थे और वो दोषी भी साबित हुआ था। उसके तार दुनिया के बड़े बड़े और पावरफुल लोगों से जुड़े थे। उसकी मौत के बाद भी उसकी छोड़ी हुई फाइलें आज भी कई देशों में भूचाल ला रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद चौंकाने वाले आरोप से जो विपक्ष ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर लगाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शर्म का विषय तक कह दिया। अब देखिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इतना बड़ा आरोप, इसका कोई सबूत तो होगा। आखिर किस आधार पर विपक्ष ये सब कह रहा है? तो चलिए अब नजर डालते हैं उस ईमेल पर जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ये पूरा का पूरा मामला एक ईमेल पर टिका हुआ है जो एप्स्टीन्स की फाइल से मिला है। इस ईमेल पर एक तारीख है 9 जुलाई 2017। अब आप सोचेंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है? यही तो सारा खेल है। यहां पर टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑफिशियल इजराइल दौरा 4 जुलाई 2017 को शुरू हुआ और 6 जुलाई को खत्म हो गया। लेकिन ये ईमेल भेजा गया 9 जुलाई को, मतलब उनके ऑफिशियल दौरे के खत्म होने के 3 दिन बाद। और बस इसी एक पॉइंट पर दोनों तरफ से बहस छिड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े आरोप लगेंगे तो सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। तो जैसे ही ये आरोप सामने आए, सरकार की तरफ से भी तुरंत जवाब आया और काफी सख्त जवाब आया। भारत के विदेश मंत्रालय, जिसे हम MEA भी कहते हैं, ने साफ साफ कह दिया कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में 3 बातें बिल्कुल क्लियर कर दी। पहली, कि प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा पूरी तरह से ऑफिशियल था, मतलब सरकारी काम से था। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईमेल में लिखी बाकी बातें मनगढ़ंत हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि इन दावों की कोई कानूनी पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ एक सजायाफ्ता अपराधी के शब्द हैं। मंत्रालय ने तो ईमेल के कंटेंट को खारिज करने के लिए और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसे एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो ठीक है, एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं, दूसरी तरफ सरकार का जवाब। यह तो हो गई सियासत। लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, अगर कभी ऐसा कोई मामला सच में साबित हो जाए तो हमारे देश का संविधान क्या कहता है? इसके कानूनी और राजनीतिक पहलू को समझना भी जरूरी है। तो फिलहाल की सिचुएशन ये है, दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जवाबदेही मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर रही है। ये तो हो गई राजनीतिक लड़ाई, लेकिन हमें ये समझना होगा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पर देश का कानून एक अलग चीज है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इस पॉलिटिकल डिबेट को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर देश के किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किसी बड़े जुर्म में दोषी करार दे दिया जाता है तो क्या होगा? देखिए, हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है। सबसे पहला कदम, उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। उसके फौरन बाद पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा और फिर देश में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और हाँ, कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह चलती ही रहेगी। और ऐसे किसी मामले में दोष सिद्धि के जो नतीजे होते हैं वो देश के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। अगर सजा 2 साल से ज्यादा की हुई तो प्रधानमंत्री को अपनी लोकसभा सीट गंवानी पड़ती है, पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर सरकार बहुमत खो दे तो हो सकता है देश में दोबारा चुनाव कराने पड़े और दोषी पाए जाने के बाद भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी बैन लग सकता है। तो इस पूरे मामले को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, एक आम नागरिक होने के नाते हमें इस तरह की सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए? चलिए आखिर में इसी जरूरी बात पर थोड़ा सोचते हैं।
देखिए, एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सवाल पूछने की आज़ादी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जवाबों को सबूतों की कसौटी पर परखना। क्योंकि आखिर में एक मजबूत लोकतंत्र अफवाहों या अटकलों पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर ही चलता है।